हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी गद्य खंड के चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन और इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। परंपरा का मूल्यांकन पाठ किस निबंध संग्रह से ली गई है? तो परंपरा का मूल्यांकन से। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो साहित्य की परंपरा का ज्ञान से। यानी प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो साहित्य की परंपरा का ज्ञान से। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का हर स्तर गृह युद्ध नहीं होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का हर स्तर गृह युद्ध नहीं होता है। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, यानी अपने अधीन होता है, और पराधीन का मतलब दूसरे के अधीन। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। एथेंस किस देश में है? तो एथेंस यूरोप में है। एथेंस किस देश में है? तो एथेंस यूरोप में है। वारेन किस भाषा के कवि है? तो वारेन जो है अंग्रेजी भाषा के कवि है। रामविलास शर्मा के रचनाओं के नाम लिख। रामविलास शर्मा के रचनाओं का नाम लिखे। तो रामविलास शर्मा के रचनाओं का नाम इस प्रकार से है। निराला की साहित्य साधना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। ये जो है इनके प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उन्होंने निराला का साहित्य साधना जो पुस्तक लिखा उस पर जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि निराला को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला का साहित्य साधना पर उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निराला का साहित्य साधना कितने खंडों में रची गई है? तो 3 खंडों में। निराला का साहित्य साधना कितने खंडों में रचित गई है? तो 3 खंडों में रची गई है। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो रामविलास शर्मा की मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि वर्जिल है। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि वर्जिल है। रामविलास शर्मा अपनी पुस्तक की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? तो रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक की राशि को भारत सरकार को दान में दे दिया। आदिम का क्या अर्थ होता है? तो इस पुस्तक में इस जो है पाठ में आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है, यानी आदिम का अर्थ अत्यंत प्राचीन होता है। भौतिकवाद क्या है? तो वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल पदार्थ को मानती है भौतिकवाद कहलाती है। यानी वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल पदार्थ को मानती है भौतिकवाद कहलाती है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में उन्नाव के एक छोटे से गांव ऊंच गांव में हुआ था। यानी अगर स्टेट पूछता है आपसे तो उत्तर प्रदेश हो गया, और उन्नाव के एक छोटे से गांव ऊंच गांव में हुआ था। गांव पूछे तो ऊंच गांव आप बता सकते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की रचना है। यानी परंपरा का मूल्यांकन को किसने लिखा है? तो परंपरा के मूल्यांकन को रामविलास शर्मा ने लिखा है। परंपरा का पाठ के लेखक कौन है? यानी परंपरा पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा।
वह विचारधारा जो चेतना या भाव को पदार्थ मानती है वह क्या कहलाती है? तो भौतिकवाद कहलाती है। रामविलास शर्मा अंग्रेजी भाषा में कब एमए किए थे? तो इन्होंने 1934 ईस्वी में एमए किया था। रामविलास शर्मा ने अंग्रेजी भाषा में एमए कब किया? तो 1934 ईस्वी में इन्होंने एमए किया। देशभक्ति एवं मार्क्सवादी चेतना किस लेखक के केंद्र बिंदु में है? तो देशभक्ति एवं मार्क्सवादी चेतना रामविलास शर्मा के केंद्र बिंदु में है। यानी देशभक्ति से वे बहुत लगाव रखते थे और मार्क्सवादी यानी कार्ल मार्क्स के इन्होंने बारे में इनको काफ़ी वो मानते भी थे। अतः जो है देशभक्ति एवं मार्क्सवादी चेतना किस लेखक के केंद्र बिंदु में है? तो लेखक रामविलास शर्मा के वो केंद्र बिंदु में है। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको टिक लगाते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे भी गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो आपको याद रखना ही होगा कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ का निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन, ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे कोई भी कहानी या निबंध क्यों ना हो, यह आपसे पूछा ही जाता है कि परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है। जैसे कि पिछले बार हमने बात किया था कि बहादुर जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो वो क्या था? तो वो कहानी था। उसी प्रकार यहाँ पर जो है परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर है वह साहित्य की कौन सी विधा है तथा इसे किसने लिखा है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है यह एक निबंध है और इसके निबंधकार लेखक रामविलास शर्मा है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं हो सकता है? तो यह वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए और बताते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि निराला का साहित्य साधना जो है कितने खंडों में रचा गया है? तो ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा? 3 खंडों में जो है इनकी साहित्य साधना की रचना हुई थी। और निराला को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ? तो निराला का साहित्य साधना। ये चारों क्वेश्चन जो मैंने बताया वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एक 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि रामविलास शर्मा ने अपनी जो है पुरस्कार की राशि वो किसे दे दिया? तो रामविलास शर्मा ने अपनी पुरस्कार की राशि को भारत सरकार को दे दिया था। ये 5 क्वेश्चन हो गया, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। और एक 23 नंबर क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देशभक्ति एवं मार्क्सवादी चेतना किस लेखक के केंद्र बिंदु में है? तो रामविलास शर्मा के केंद्र बिंदु में हो गया। हे गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह मैट्रिक एग्जाम में अच्छे कर सके। जय हिंद।